जय श्री राम प्यारे छात्रों, मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, ठीक है ना, चैप्टर 1 का उदाहरण नंबर 5 है, जो प्रश्नावली 1.1 के आगे का है। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने अंडर रूट 2 को अपरिमेय सिद्ध किया था। अब उसके आगे का उदाहरण है उदाहरण नंबर 5। तो उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है प्यारे छात्रों कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसे हमें क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय सिद्ध करना है अपरिमेय, सभी को पता है कि अपरिमेय है, पर इसे हमें सिद्ध करना है। जैसे कि कोई कहने का मतलब कि कोई कैदी होता है या कि कोई गलत काम करने वाला होता है, मुजरिम होता है, तो जब तक उसका दोष नहीं सिद्ध हो जाता तब तक हम उसे दोषी नहीं कह सकते। तो इसीलिए हमें इसको सिद्ध करना है कि ये है, इसमें अपरिमेय वाले गुण नजर आ रहे हैं कि नहीं नजर आ रहे हैं। अगर इसमें अपरिमेय वाले गुण नजर आएंगे तो हम इसको मान लेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं सवाल पे। तो क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें इसे हल करने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो हम इसके ठीक विपरीत चलेंगे। विपरीत मतलब उल्टा। ये अपरिमेय कह रहा है तो हम इसको मानेंगे परिमेय मानेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे हल माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 को हम क्या मान लिए कि माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं? a बटे b के रूप में। तो यहां पर हम लिखेंगे अंडर रूट 3 बराबर a बटा b, ठीक है ना। a बटा b का मतलब क्या होता है? a बटा b यानी अंश बटा हर। काहे में व्यक्त करते हैं परिमेय संख्या को? हम अंश बटे हर में व्यक्त करते हैं, जहां a और b सहअभाज्य, संख्या हैं, b बराबर नहीं है 0 के, यानी b 0 के बराबर नहीं है। अब b बराबर नहीं है 0 का मतलब क्या है? यहाँ पर आप बोलोगे सर जी आप कहना क्या चाहते हैं? तो कहने का मतलब क्या है कि b बराबर नहीं 0, यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अंश का मान 0 हो जाए पर हर का मान 0 ना हो, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अब चलिए चलते हैं आगे हम। तो देखिए अंडर रूट 3 बराबर a बटा b हम लिखेंगे कि अब क्या करेंगे? अगला स्टेप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं हम। तो अंडर रूट 3 का वर्ग बराबर a बटा b का वर्ग। प्यारे छात्रों यहाँ पर जो a और b सहअभाज्य संख्या है, उसका मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जो एक के अलावा किसी से ना कटें। कहने का मतलब कि p बटे q के रूप में कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 5 बटा 3। अब 5 बटा 3 है एक ऐसी संख्या जो केवल एक के अलावा किसी से नहीं कटेगी। काहे कि एक पंचे 5 और एक तिक्के 3, ठीक है ना। हम इनको दूसरी संख्या से नहीं काट सकते। 5 बटा 3 हो गया, 3 बटा 4 हो गया, 2 बटा 3 हो गया। ये ऐसी संख्याएं हैं जो p बटे q के रूप में रहेंगी और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगी। यानी कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जिनका HCF, ठीक है ना, HCF यानी महत्तम समापवर्तक कितना आए? 1 आए, या कि वो संख्याएं केवल एक से ही कटे। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो ये समझ गए आप। अब चलिए चलते हैं आगे हम। तो अंडर रूट 3 का वर्ग आपने पढ़ा है कि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल हो गया। तो यहां पर क्या बचा? 3। अब प्यारे छात्रों a का वर्ग a स्क्वायर और b का वर्ग b स्क्वायर, ठीक है ना। इतना समझ में आया। आप देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं? 3 बटा 1 लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर जी आप लिख सकते हैं, ठीक। अब इनका हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिर्यक गुणा करेंगे। तो तिर्यक गुणा जब हम इनका करेंगे तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? देखिए इधर कर रहे हैं 3 का b स्क्वायर में, ये क्या हो गया? 3
बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर। प्यारे छात्रों यहाँ पर ये देखो कि बी स्क्वायर के गुणे में कौन है, 3 है ना, बी स्क्वायर के गुणे में कौन है, 3 है। तो 3 जब गुणे में है तो इधर काहे में आएगा, तो आप बोलोगे भाग में। गुणे में है तो भाग में आएगा और भाग में है तो कहां जाएगा, गुणे में जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इधर 3 हमारा गुणे में है तो उधर हम ले जा रहे हैं काहे में, भाग में। तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 3, ये हो गया हमारा नंबर 1 समीकरण। इतना समझ में आया प्यारे छात्रों। अब देखिए किसी भी संख्या के बटे में अगर कोई संख्या होती है तो इससे यह सिद्ध होता है कि वो उससे विभाज्य है। कहने का मतलब ए स्क्वायर के बटे में 3 है तो यानी ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, विभाज्य है ना। देखिए जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं, मान लीजिए 5 का वर्ग बटे यहाँ पर 5, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 का वर्ग इससे विभाज्य है। इतना समझ में आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए ए भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है ना प्यारे छात्रों, ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है इसलिए ए भी 3 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब कि अगर 5 का स्क्वायर 5 से विभाज्य है यानी 5 पचम 25, 5 से विभाज्य है 5 एकम 5, 5 पचम 25, तो ये 5 भी 5 से विभाज्य होगा, 5 एकम 5। प्यारे छात्रों आया समझ में। मान लो 3 का स्क्वायर अगर 3 से विभाज्य है तो 3 तिहाई 9, तो 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, अगर 9 3 से विभाज्य है तो ये 3 भी 3 से विभाज्य होगा। इतना समझ में आया, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम चलते हैं। ठीक, यहाँ पर जगह की कमी हो रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कि इसको उतार सकते हैं कॉपी में। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हमें थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम यहां पर ले रहे हैं समीकरण 1। समीकरण 1 की जरूरत पड़ेगी हमें, इसलिए समीकरण 1 को हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 3, ये नंबर 1 समीकरण था। इसके नीचे जो भी हम लिखे थे उसको नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए यहां पर हम थोड़ा सा मानेंगे कि माना कोई पूर्णांक a बराबर 3c है। प्यारे छात्रों हम क्या मान रहे हैं कि माना कोई पूर्णांक a बराबर 3c है। तो अब आप बोलोगे सर जी आप a बराबर 3c क्यों मान रहे हैं, 5c मानिए, 4c मानिए और आगे की संख्या मानिए। तो सुनिए यहाँ पर a स्क्वायर बटा 3 है। अब देखिए a स्क्वायर बटा 3, तो ऊपर कोई संख्या ऐसी होगी जो 3 के पहाड़े में आती होगी तब ना ये 3 से विभाज्य है। तो यहां पर हम लिखेंगे, जैसे देखिए 3 के पहाड़े में 3, 6, 9, 12, तो इसमें ये कोई संख्याएं होंगी तब ना 3 से विभाज्य होगी, 3 दूना 6, ठीक है ना। तो इसलिए हम a का मान क्या मान रहे हैं, 3c। तो 3c का मतलब 3 तो हो गया हमारा, 3 से कट जाएगा, c में हम 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ये क्लियर नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो प्यारे छात्रों समीकरण 1 हमारा ये है, तो यहां पर हम लिख देते हैं b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 3। तो b स्क्वायर बराबर a का a की जगह पर क्या रखेंगे, 3c। तो a का स्क्वायर है तो 3c का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 3। तो प्यारे छात्रों ये क्या हो गया, b स्क्वायर बराबर 3c यानी 3 त्रिकाई 9c स्क्वायर और बटे में 3। प्यारे छात्रों 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9 कट गया, ठीक है ना।
अब आगे हम चलते हैं तो यहां पर देखिए प्यारे छात्रों क्या बच रहा है, बी स्क्वायर बराबर 3c²। इतना समझ में आया। अब कंडीशन क्या लगेगी प्यारे छात्रों कि 3 काहे में है, c² के गुणे में है, ठीक है ना। तो जब कोई संख्या गुणा में होती है तो जब इस पार से इधर लाएंगे तो काहे में चली जाएगी प्यारे छात्रों, भाग में। काहे में चली जाएगी, भाग में। इसको हम ला रहे हैं इधर, तो 3 कहां आ जाएगा, भाग में। तो ये हमारा हो जाएगा c² बराबर b² बटा 3, और इसको हम मान लेंगे क्या, नंबर 2 समीकरण। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब क्या लिखेंगे हम, वही कंडीशन कि b² 3 से विभाज्य है, इसलिए b भी 3 से विभाज्य होगा। तो यहां पर लिखेंगे कि b² 3 से विभाज्य है, इसलिए b भी 3 से विभाज्य होगा। इतना समझ में आया प्यारे छात्रों। अब देखिए अब कंडीशन क्या होती है यहां पर, तो हमने क्या देखा कि यहां ए भी किससे विभाज्य है, 3 से, और बी भी किससे विभाज्य है, 3 से। पर शर्त क्या थी कि ए और बी किससे विभाज्य होने चाहिए, 1 से। पर यहां पर 1 से नहीं विभाजित हो रहे हैं, 3 से विभाजित हो रहे हैं, ठीक है ना। एक ने हथियार डाल दिए तो 3 विभाजित कर रहा है, 3 से विभाजित हो रही है ये संख्याएं। तो अब यहां पर हम लिखेंगे, थोड़ा हिंदी इसमें ज्यादा लिखनी पड़ेगी, तो बाकी सवाल बहुत सरल है। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ए और बी किससे विभाजित है, तो 3 से। देखिए ए के बटे में 3 है और बी के बटे में भी 3 है, ए के बटे में 3, बी के बटे में 3। तो यहां पर हम लिखेंगे ए और बी 3 से विभाजित हैं। अब जब 3 से विभाजित हैं, हमने क्या माना था, हमने माना था कि ए और बी, यहां पर लिखेंगे हमने माना था कि ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं जो 1 से विभाजित होंगी, 1 से विभाजित होंगी, ठीक है ना। परंतु यह सत्य नहीं है, ठीक है ना। इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड दैट, यानी सिद्ध हुआ, ठीक है ना। तो सवाल समझ में आया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल में नए होंगे, ठीक है ना। तो ये समझ में आया कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ए और बी 3 से विभाजित हैं। हमने माना था कि ए और बी सहभाज्य संख्याएं जो केवल एक से विभाजित होगी, पर यहाँ उल्टा हो रहा है, 3 से विभाजित हो रही हैं। इससे परंतु यह सत्य नहीं है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है ना, ये सिद्ध हो गया हमारा। जब कोई चीज हम गलत मानेंगे तो उसका परिणाम गलत आएगा। आम को बबूल कहेंगे, पर जब उसको सिद्ध करेंगे 2 4 6 लोग आएंगे, वो बताएंगे नहीं भैया ये आमय है, ये आमय है, आम है, बबूल नहीं है, तो हमें मानना पड़ेगा कि आम है। ठीक है ना, सेम कंडीशन इस सवाल के साथ हुई। √3 एक अपरिमेय संख्या है, हमको भी पता था, पर हमें ये सिद्ध करना था, पुख्ता सबूत चाहिए हमें, तो हमने इसको सिद्ध किया क्या मान करके, परिमेय मान करके। ठीक है ना, पर क्या हुआ, अंत में गलत हुआ, गलत कल्पना की थी हमने। तो ठीक है ना, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर जो भाई बहन प्यारे स्टूडेंट्स हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना, तो आशा करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।